गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की बात की थी, ठीक है। तो द्विनिषेचन में क्या हुआ था? द्विनिषेचन के दौरान द्विनिषेचन के दौरान दो संरचनाएं बनी थी। एक तो एम्ब्रियो या बोर्ड, ठीक है। पहले जाइगोट और जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। या इसको जाइगोट लिख दो। जाइगोट या युग्मनज, ठीक है। और एक क्या बना था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा था? त्रिगुणित, ठीक है। और जाइगोट कैसा था? द्विगुणित, ठीक है। एक नर युग्मक और अंडकोशिका का संलयन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को ट्रू निषेचन या वास्तविक निषेचन या युग्मक संलयन कहते हैं, ठीक है। दूसरा नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के संलयन से PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम इस पेन और जाइगोट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? PEN। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये विकसित होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म या जिसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। तो प्राथमिक एंडोस्पर्म जो केंद्रक है वो ही विकसित होकर के भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये भ्रूणकोश का निर्माण कर रहा है। तो ये जो भ्रूणकोश है, ये निषेचन के पहले बनेगा या बाद में? एक तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इस एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन के बाद होता है। कब होता है? निषेचन के बाद। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। आवर्त बीजों में भ्रूणकोश त्रिगुणित होता है। कैसा होगा? त्रिगुणित होता है और निषेचन के बाद बनता है। अब यहां पर एक आपको स्पेशल नोट ध्यान रखना है। नोट में क्या ध्यान रखना है? जो अनावृत बीजी होते हैं, अनावृत बीजी पादपों में, अनावृत बीजी पादपों में भ्रूणकोश निषेचन के पहले बनता है। निषेचन से पहले बनता है, ठीक है। और अगुणित होता है। कैसा होगा? अगुणित। ये एक स्पेशल नोट है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आवर्त बीजी पौधे हैं, आवर्त बीजी पौधों में भ्रूणकोश निषेचन के बाद बनता है और त्रिगुणित होता है, लेकिन अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश निषेचन से पहले बनता है और अगुणित होता है। कैसा होगा? अगुणित, ठीक है। ये स्पेशल नोट ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, ये जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश क्या है? भ्रूणकोश क्या है? तो भ्रूणकोश एक पोषक उत्तक है। पोषक उत्तक है, ठीक है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को, विकसित हो रहे भ्रूण को
क्या करेगा? पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। क्लियर बात? तो भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। पोषक ऊतक है मतलब इसमें भोजन का संग्रह होता है, भोजन इसमें क्या है? संचित है। और इस भ्रूणपोष में भोजन किसके रूप में संचित रहेगा? स्टार्च, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। स्टार्च के रूप में संचित रहता है। क्लियर बात? भ्रूणपोष पोषक ऊतक है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और इस भ्रूणपोष में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। क्लियर बात? एक चीज और देखो, जो भ्रूणपोष था, किसकी बात कर रहे हैं हम? भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष में बीजांड द्वार की ओर तो किसका निर्माण हो जाता है? जाइगोट। ठीक है। द्वितीय केंद्रक और दूसरा नरयुग्मक क्या बनाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके अलावा देखो यहां 3 क्या थी? प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या थी यहां पर? प्रतिमुखी कोशिकाएं। एक सहायक कोशिका तो क्या हो गई थी? नष्ट। और दूसरी ये क्या है? सहायक सेल। तो ये प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं ये भी क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। ये भी क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होकर के इस भ्रूण को या जाइगोट को पोषण प्रदान करती है। क्या करेगी? इसको पोषण प्रदान। ठीक है। तो इसमें जो प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं थी ये भी भ्रूण बनने के बाद नष्ट हो जाती है और भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। फिर ये जो एंडोस्पर्म है ये भी क्या करता है? विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। अब देखो विकास के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर यह भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। ठीक है। परिवर्तन के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। अब हम एक एक की यहां पर बात करेंगे। तो देखो परिवर्तन के आधार पर भ्रूणपोष मुख्यतः कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है। सबसे पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष। किसकी बात करेंगे हम? केंद्रीय भ्रूणपोष की। अब देखो केंद्रीय भ्रूणपोष क्या है? त्रिसलयन हुआ। त्रिसलयन हुआ तो किसका निर्माण हुआ? PEN, जो कैसा है? त्रिगुणित। ठीक है। त्रिसलयन के बाद प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हुआ जो कैसा है? त्रिगुणित है। ठीक है। अब इसमें यह अपन बीजांड द्वार वाला सिरा मान लेते हैं। तो यहां पर तो क्या है? भ्रूण है। भ्रूण हमेशा किधर बनेगा? बीजांड द्वार वाले छोर की ओर बनेगा। तो बीजांड द्वार वाले छोर पर तो क्या है? भ्रूण है। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ये ठीक है। अब देखो अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में
क्या होते हैं? विभाजन। क्या होंगे इसमें? विभाजन। और विभाजन किसमें होंगे? केवल केंद्रक। विभाजन केवल किसमें होंगे? केंद्रक में। ठीक है। इस पूरी संरचना को हम क्या बोल सकते हैं? गुणनकोश बोल सकते हैं। गुणनकोश में ये तो क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या है? भ्रूण। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में केवल केंद्रक में विभाजन होते हैं। कहाँ विभाजन होंगे? केंद्रक में। अब केंद्रक में विभाजन होंगे तो केंद्रकों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। केंद्रकों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। बार बार विभाजन होंगे। विभाजन फिक्स नहीं है भाई, 1 या 2 या 3 होंगे। इस केंद्रक में बार बार क्या होते हैं? विभाजन। बार बार विभाजन होते हैं तो अनेक केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है। अनेक केंद्रक बन गए। अब क्या होता है? इसमें एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। पादप सेल है और पादप सेल में मध्य में क्या बनती है? रिक्तिका। तो मध्य में रिक्तिका बनती है तो केंद्रक परिधि की ओर स्थित हो जाते हैं। केंद्रक कहां स्थित हो जाते हैं? परिधि की ओर। ये क्या बन गई? यहां पर रिक्तिका। ये सब क्या है? केंद्रक। ठीक है। अब एक साथ इसमें क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। एक साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के कारण केंद्रकों के चारों ओर किसका निर्माण हो जाता है? भित्ति का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा? भित्ति का। तो भित्ति का निर्माण होते ही केंद्रक किसमें बदल जाएंगे? कोशिका में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कोशिका में। ठीक है। अब इसको दोबारा से सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? केंद्रीय गुणनकोश। इस गुणनकोश को केंद्रीय गुणनकोश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बार बार क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। विभाजन होते हैं तो केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है। केवल केंद्रक में विभाजन होते हैं और केंद्रकों की संख्या बढ़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय गुणनकोश। ठीक है। प्रारंभ में केवल केंद्रक में विभाजन होते हैं और केंद्रकों की संख्या ही बढ़ती है। फिर इसके मध्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है तो केंद्रक परिधि की ओर स्थापित हो जाते हैं। अब अनेक केंद्रक बनने के बाद एक साथ क्या होता है? केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है तो ये केंद्रक किसमें बदल जाते हैं? कोशिका में। ठीक है। अंत में तो केंद्रक किसमें कन्वर्ट होंगे? केंद्रक में, कोशिका में होंगे, लेकिन प्रारंभ में इसमें केवल विभाजन किसमें हो रहे हैं? केंद्रक में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? केंद्रकीय गुणनकोश। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रकीय गुणनकोश। अब ध्यान रखना, ये केंद्रकीय गुणनकोश किसमें मिलेगा? तो जो आवृत बीजी पादप है, आवृत बीजी पादपों के 56% फैमिलीज या कुलों में केंद्रकीय गुणनकोश किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी पादपों के 56% कुलों में केंद्रीय गुणनकोश पाया जाता है। क्लियर बात? यानी अधिकांश आवृत बीजियों में, कैप्सेला सहित अधिकांश आवृत बीजियों में कौन सा गुणनकोश मिलेगा? केंद्रीय गुणनकोश। केंद्रीय गुणनकोश क्यों बोला इसको? क्योंकि इसके केवल केंद्रक में विभाजन होते हैं। प्रारंभ में विभाजन कहां हो रहे हैं? केंद्रक में, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? केंद्रकीय गुणनकोश। ठीक है। अब यहां पर एक नोट ध्यान रखना, जो नारियल का पानी है, नारियल पानी, नारियल पानी किसका उदाहरण है?
केंद्रीय भ्रूण कोशिका। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नारियल का पानी कौन से भ्रूण कोश का उदाहरण है? केंद्रीय भ्रूण कोश का। ठीक है, इसके अलावा नारियल का जो खाने वाला भाग होता है, गुदा होता है, वो कोशिकीय भ्रूण कोश का उदाहरण है। और नारियल का पानी किसका उदाहरण होगा? केंद्रीय भ्रूण कोश का। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई? केंद्रीय भ्रूण कोश की। अब इसके बाद दूसरा कौन सा है? कोशिकीय भ्रूण कोश। नंबर 2 है कोशिकीय भ्रूण कोश। ठीक है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब इस सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होगा? देखो डायग्राम से देखो इसको। ये है पहले, ठीक है, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहला विभाजन होगा। क्या होगा? पहला विभाजन। पहला विभाजन होगा तो एक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2। कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2। यानी पहले केंद्रक में विभाजन हुआ और केंद्रक में विभाजन होने के तुरंत बाद बीच में किसका निर्माण हो गया? भित्ति का। यानी केंद्रक विभाजन होते ही कोशिका का विभाजन भी हो गया। ठीक है, फिर ये 2 कोशिकाएं बढ़ गई। अब इसमें विभाजन होगा तो इससे 2 बढ़ेगी और इसमें विभाजन होगा तो इससे भी 2 कोशिकाएं बढ़ेगी। ठीक है, यहां विभाजन हुआ, 1 से कितनी बढ़ गई? 2। यहां विभाजन हुआ, 1 से कितनी कोशिकाएं बढ़ गई? 2। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कोशिकीय भ्रूण कोश में जैसे ही केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका का विभाजन भी होता जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिकीय भ्रूण कोश। ठीक है, केंद्रकीय भ्रूण कोश में क्या हो रहा था? केवल विभाजन, प्रारंभ में विभाजन केंद्रक में हो रहे थे, फिर अंत में एक साथ कोशिका विभाजित हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा है? जैसे ही केंद्रक विभाजित हुआ, केंद्रक विभाजित होते ही कोशिका भी क्या हो गई? विभाजित। तो प्रारंभ से ही ये भ्रूण कोश कैसा होता है? कोशिकीय होता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कोशिकीय भ्रूण कोश। ठीक है, और ये कोशिकीय भ्रूण कोश है, ये आपको किसमें मिलेगा? तो ये गैमोपेटली वर्ग में पाया जाता है। किसमें मिलेगा? आवर्तबीजियों के गैमोपेटली वर्ग में। एग्जाम्पल ध्यान रखना, गैमोपेटली वर्ग में कौन सा भ्रूण कोश पाया जाता है? कोशिकीय भ्रूण कोश। तो पहला तो कौन सा हो गया? केंद्रकीय भ्रूण कोश। दूसरा कौन सा हुआ? कोशिकीय भ्रूण कोश। अब इसके बाद तीसरा है हिलोबियल एंडोस्पर्म। तीन प्रकार देखने हैं हमको। तीसरा प्रकार है हिलोबियल भ्रूण कोश। हेलोबियल भ्रूण कोश। अब देखो, ये जो हेलोबियल भ्रूण कोश है, ये दोनों का मिश्रित रूप है। दोनों का, केंद्रकीय और कोशिकीय, दोनों का क्या है? मिश्रित रूप है। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहला विभाजन हुआ तो 1 से कितने केंद्रक बन गए? 2। ठीक है, 2 केंद्रक बन गए
केंद्रक विभाजन होने के बाद तुरंत इसमें क्या हुआ, असमान कोशिकीय विभाजन हुआ। क्या हुआ, असमान कोशिकीय विभाजन, यानी यहां पर जो दो कोशिकाएं बड़ी हैं वो असमान है, बराबर नहीं है, असमान कोशिकीय विभाजन हो गया। ठीक है, तो पहला विभाजन तो कैसा हो गया, इसमें कोशिकीय विभाजन हो गया। ठीक है, क्योंकि केंद्रक में विभाजन हुआ और केंद्रक में विभाजन होने के तुरंत बाद किसमें विभाजन हो गया, कोशिका में। हालांकि कोशिका में विभाजन कैसा हुआ है, असमान। अब देखो, जो बड़ी कोशिका बनती है, असमान विभाजन हुआ था इस प्रकार। अब जो ये कोशिका है इसमें तो केवल केंद्रक में ही विभाजन होंगे, केंद्रक क्या होंगे, यहां पर बार बार विभाजित होंगे। यहां पर केवल किसमें विभाजन हो रहे हैं, केंद्रक में विभाजन हो रहे हैं। यहां पर केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका विभाजन भी हो रहा है। तो आधे में तो क्या कैसे विभाजन हो रहे हैं, केंद्रीय विभाजन हो रहे हैं, और आधे में कैसे हो रहे हैं, कोशिकीय विभाजन हो रहे हैं। तो ऐसे गुणनकोश को क्या बोलते हैं, हेलोबियल, यानी ये दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है। आधा तो कैसा है, केंद्रीय, और आधा कैसा है, कोशिकीय, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेलोबियल गुणनकोश। और हेलोबियल गुणनकोश इसको क्यों बोलते हैं, यानी ये किसमें आपको मिलेगा, तो एक बीजपत्री पादपों के, एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है। याद रखना, हेलोबियल गुणनकोश किसमें मिलेगा, एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्यों में, हेलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेलोबियल गुणनकोश। ठीक है, तो आज हमने गुणनकोश और उसके 3 प्रकार देखे। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले गुणनकोश क्या है, तो गुणनकोश एक पोषक ऊतक है जो विकसित हो रहे गुण को पोषण प्रदान करता है। अब पोषण प्रदान कर रहा है मतलब इसमें भोजन क्या है, संचय। तो गुणनकोश में भोजन का संचय किस रूप में रहता है, स्टार्च या मंड के रूप में। क्लियर बात। अब परिवर्धन के आधार पर ये जो गुणनकोश है 3 प्रकार का होता है। पहला हमने देखा केंद्रीय गुणनकोश। तो केंद्रीय गुणनकोश में क्या हो रहे थे, प्रारंभ में केवल केंद्रक में विभाजन हो रहे थे और अंत में एक साथ कोशिका में विभाजन हो रहे थे। तो प्रारंभ में सारे विभाजन केंद्रीय होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय गुणनकोश। और आवृतबीजी पादपों के लगभग 56% कुलों में केंद्रीय गुणनकोश पाया जाता है। फिर मैंने एक आपको स्पेशल बात बताई थी कि नारियल का पानी है वो केंद्रीय गुणनकोश का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है कोशिकीय गुणनकोश। तो कोशिकीय गुणनकोश में क्या होगा, केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका का विभाजन भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय गुणनकोश। और कोशिकीय गुणनकोश किसमें पाया जाता है, गैमोपेटली वर्ग के सदस्यों में। किसमें मिलेगा, गैमोपेटली वर्ग के सदस्यों में। तीसरा है हेलोबियल गुणनकोश। ये जो हेलोबियल गुणनकोश है ये केंद्रीय और कोशिकीय दोनों का मिश्रित रूप है, यानी इसमें आधे में तो केंद्रक में विभाजन होते हैं और आधे में कोशिकीय विभाजन होते हैं। ठीक है, और ये एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेलोबियल गुणनकोश। ठीक है, अब इस चैप्टर का अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है घूर्ण का परिवर्तन। ठीक है, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।